Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with 3rd February 2025 newspaper analysis. आई होप आप लोग को करंट कंटेंट अच्छा लग रहा होगा और जो लोग भी यूपीएससी 2025 देने वाले हैं बट करंट अफेयर्स प्रिपेयर्ड नहीं है वो हमारी करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें भी 3 वीडियो डले हैं जिसमें से एक इस साल के कोर्स का है और 2 जनरल वीडियोस हैं। अगर आप लोग आगे की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को विद अ मैप क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पहली न्यूज जो है, ट्रंप स्लैम्स 25% टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम कनाडा मेक्सिको एंड एडिशनल 10% ड्यूटी ऑन चाइनीज गुड्स। तो जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप पहले डरा रहे थे कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, तो सिर्फ कहने वाली बात नहीं थी, टैरिफ लगा भी दिया है। इंपोर्ट फ्रॉम कनाडा एंड मेक्सिको तो उन्होंने महंगा कर दिया है और 10% ड्यूटी उन्होंने चाइनीज गुड्स पर भी लगा दी है। तो ऑब्वियसली बात है, अमेरिका काफी ज्यादा न्यूज में आ रहा है, तो अमेरिका का एक बार अपन क्या करें, मैप देख लेते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपका, मैं यहाँ पे फिजिकल मैप मैंने खोला हुआ है अमेरिका का, पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट का फिजिकल मैप खोला है, केवल इसमें यूएसए नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, जो नॉर्थ अमेरिका अगर आप देखेंगे तो इसमें मेन कंट्रीज जो है, ऊपर सबसे ऊपर कनाडा पड़ती है जो ये रीजन है, उसके नीचे बीच में यूएसए पड़ती है, फिर नीचे मेक्सिको पड़ती है ना, नीचे मेक्सिको इधर पड़ती है। ठीक है, तो मेन अगर आप कनाडा वाला रीजन देखो तो कनाडा में आपको पहले कैनेडियन शील्ड्स दिखेंगे, उधर आपको ईस्टर्न पार्ट पे लेब्राडोर भी दिखेगा, लेब्राडोर इज देयर, न्यू फाउंडलैंड जहाँ पर है। ठीक है ना, और यहाँ पे नोवा स्कॉशिया भी आपको दिखेगा। ठीक है, लेब्राडोर सी भी है, वहाँ से एक कोल्ड करंट बहता है जहाँ, जिसको लेब्राडोर करंट बोलते हैं। बैफिन आइलैंड्स आपको कनाडा के टॉप पोस्ट उसमें दिखेगा, बैफिन आइलैंड, ऊपर बैफिन बे भी दिखेगी आपको, और ब्यूफोर्ट सी भी आपको दिखेगा नदन में, है ना, ब्यूफोर्ट सी। देन यहाँ पे माउंटेन्स की बात करें तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे लिख रहा है मैकेंजी माउंटेन्स। तो मैकेंजी माउंटेन कभी आपसे कोई पूछा, अलास्का रेंज पूछा, ये अलास्का वाला पार्ट है ना, अलास्का इज दिस वेस्टर्न पार्ट जो कि बेरिंग सी से मिल रहा है। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। देन यहाँ पे आपको यहाँ पे ये तो आपको पता ही है कि देयर इज दिस सियरा माद्रे, सियरा नेवाड़ा, ये दोनों आपको याद रखना, सियरा मैड्रे एंड सियरा नेवाड़ा दोनों आप याद रखिएगा, जो कि पैसिफिक साइड से हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको आपको दिख रही होगी, गल्फ ऑफ मैक्सिको को ही रीनेम करने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, तो पूरा जो ध्यान है वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। अपलाशियन, नॉर्थ अमेरिका का जो सबसे बड़ा माउंटेन रेंजेस हैं अपलाशियन, तो अपलाशियन आपको यहाँ याद रखना, दिस इज अपलाशियन एंड ग्रेट लेक वाला रीजन यहाँ पर है। कौन कौन सी ग्रेट लेक्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगर बताएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 5 लेक्स का नाम आता है ग्रेट लेक्स में, और कौन सी लेक है जो कि यूएसए में आती है पूरी तरीके से, या कौन सी लेक है जो कि कनाडा में आती है पूरी तरीके से, अगर आप मुझे बता सके कमेंट सेक्शन में तो ये भी बहुत मेहरबानी होगी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड बीच में आती है हडसन बे, है हडसन बे का बहुत फेमस एक आई थिंक एक मूवी भी है उसके ऊपर, सली करके की मूवी, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, टॉम हैंक्स की मूवी है सली, कैप्टन सली बना है उसमें, वो बहुत ही रियल स्टोरी है, तो आप देखेंगे, यू विल एंजॉय दैट मूवी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप एंड न्यूज आर्टिकल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ये टैरिफ लगाए जाते हैं। टैरिफ लगाने का रीजन सिंपल सही होता है, ताकि जो है इम्पोर्ट है वो महंगा हो जाए। जब महंगा हो जाएगा बाहर से आने वाला सामान, तो ऑब्वियसली बात है लोकल जो सामान है वो भी काफ़ी ज़्यादा बिकने लगेगा। अभी क्यों नहीं बिकता? क्योंकि बाहर का इतना सस्ता है कि अंदर वाला खरीदते ही नहीं है लोग, तो ऑब्वियसली बात है टैरिफ लगाने से फायदा होता है इंटरनल फिर। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड। यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल आई हुई थी, देख लेते हैं। कर्नाटका प्लान्स ऑर्डिनेंस टू स्टॉप रीपेमेंट ऑफ लोन्स टू अनलाइसेंस्ड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे ऑर्डिनेंस की बात है, मैं आपको थोड़ा सा ऑर्डिनेंस के बारे में बता दूं तो आपको अच्छा भी लगेगा और आपको एक टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। ऑर्डिनेंस एक टेम्परेरी लॉ होता है जिसको इशू कौन करता है, या तो प्रेसिडेंट करता है अंडर आर्टिकल 123 याद रखिएगा, या फिर गवर्नर करता है अंडर आर्टिकल 213, है ना। दोनों ही आर्टिकल्स बिल्कुल मिलते जुलते हैं, नंबर्स का बस हेर फेर है। और प्रेसिडेंट इशू करता है अंडर आर्टिकल 123, गवर्नर इशू करता है अंडर आर्टिकल 213, है ना। और ये कब इशू होते हैं? जब या तो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में ना हो और अर्जेंट लेजिस्लेटिव एक्शन लेने की जरूरत हो। ठीक है ना, दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरा है कि फीचर्स जो होते हैं ऑर्डिनेंस के, हम बता दें पहले तो। प्रेसिडेंट इशूज एन ऑर्डिनेंस फॉर यूनियन एंड द गवर्नर डज फॉर द स्टेट, ये तो आपको पता ही होगा। एंड इट कैन बी प्रोमलगेटेड व्हेन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन एंड इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड, ये भी आपको पता होगा। इसका सेम फोर्स होता है लॉ के जैसा है, तो ऑर्डिनेंस हैज द सेम इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, याद रखिएगा। लेकिन इट मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन 6 वीक्स ऑफ द लेजिस्लेचर्स रीअसेंबली। तो लेजिस्लेचर की जब रीअसेंबली होती है तो उसके 6 हफ्तों के अंदर इसको पास करना पड़ेगा, अदरवाइज इट सीजेस टू ऑपरेट। तो मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होता है ना,
किसी भी ऑर्डिनेंस का वो कितना हो सकता है विदाउट अप्रूवल 6 मंथ 6 वीक। याद रखिएगा 6 मंथ 6 वीक। क्यों 6 मंथ? क्योंकि दो हाउसेस के मतलब टोटल रीअपियरेंस में कितना मैक्सिमम टाइम हो सकता है, 6 मंथ का गैप हो सकता है ना। तो अपन उस गैप को मिला ले और जब वो रीअसेंबल होंगे उसके बाद 6 वीक और, तो 6 मंथ 6 वीक जो होता है वो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है किसी भी ऑर्डिनेंस के लिए कि बिना वो मतलब हाउस के अप्रूवल के रहा है, ठीक है ना। एंड दे आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यूज। ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों रिव्यू कर सकते हैं ऑर्डिनेंसेस को, स्ट्राइक देम डाउन इफ दे वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा एंड ऑर्डिनेंस कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आप नहीं लेकर के आ सकते, ठीक है। याद रखिएगा केवल पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस ये कर सकता है, ऑर्डिनेंस के थ्रू आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं ला सकते। एंड दे कैन बी री इशूड, इनको री इशू किया जा सकता है, कई बार किया भी गया है, 200 बार किए गए। ऑर्डिनेंसेज आर मेंट फॉर इमरजेंसीज, बट कई बार इसका मिसयूज भी किया जाता है। सो दैट इज अगेन नथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है, ठीक है। यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे है ग्रीन कार्डमम्स न्यू रिलेटिव्स इंक्लूड 2 न्यूली आइडेंटिफाइड स्पीशीज फ्रॉम केरला। तो यहाँ ग्रीन कार्डमम की रिलेटिव स्पीशीज मिली हैं, तो बस नाम देख लेते हैं। एटलीस्ट आपको ये पता रहना चाहिए कि अगर कभी यूपीएससी पूछता है कि ये स्पीशीज किससे रिलेटेड है तो आप कम से कम ये बता पाएं कि ये कार्डमम स्पीशीज है या प्लांट की स्पीशीज है, कोई बर्ड नहीं है, नहीं तो नाम से लगेगा बर्ड है, ठीक है ना। याद रखिएगा वैसे तो कार्डमम को कहा जाता है क्वीन ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है ना। एंड इट हैज सेवरल क्लोज वाइल्ड रिलेटिव्स एंड इट इज नॉट द लोन स्पीशीज ऑफ द जीनस एलेटेरिया, ठीक है ना। तो एलेटेरिया जीनस की ये एकमात्र स्पीशीज नहीं है जैसा पहले माना जाता था। तो याद रखिएगा ये पहले तो एलेटेरिया याद रखिएगा, जीनस एलेटेरिया जीनस, ठीक है ना। तो एलेटेरिया कार्डमम जो होते हैं उनके कुछ 6 स्पीशीज ऐसे मिले हैं जो काफ़ी क्लोज हैं, ठीक है। 4 प्रीवियसली प्लेस्ड इन सेपरेट जीनस अल्पिनिया while the remaining 2 have been newly identified and described in Kerala's Western Ghat, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्पीशीज नए डिटरमाइन किए गए हैं एंड यहाँ पे 2 स्पीशीज के नाम क्या है, एलेटेरिया फैसीफेरा एंड एलेटेरिया ट्यूलिपीफेरा। याद रखिएगा यहाँ पे 2 स्पीशीज के नाम देखो लिखे गए हैं। तो एलेटेरिया आपको कहीं पूछे, एल्पिनिया कोई आपसे पूछे तो दे आर कार्डमम जीनस है ना, कार्डमम के जीनस है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये बोटेनिकल एक बुक है हॉर्टस मेलाबारिकस, ये लिख लेना। हेनरिक वैन रीड की किताब है, हेनरिक वैन रीड की एक किताब है जिसका नाम है हॉर्टस मेलाबारिकस 17th सेंचुरी बोटेनिकल बुक है ये, और इसी में एलेतरी का नाम मिला है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे आप मेरे साथ बढ़ सकते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। फोरम फ्लैग्स फॉल इन एम्प्लॉयमेंट डेज अंडर मनरेगा। तो मनरेगा के अंतर्गत जो नंबर ऑफ पर्सन डेज हैं वो गिर चुके हैं। पर्सन डेज पहले 312.37 थे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, 239.67 करोड़ इन 2024-25, ठीक है ना। तो ये नंबर डिक्रीज हुए हैं। अब ये पर्सन डेज होता क्या है, तो पहले तो आप अपने नोट्स में लिख लो मनरेगा के अंदर पर्सन डेज क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट रिफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ वर्क डेज बाय पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द मनरेगा इन फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में मनरेगा के अंदर कितने व्यक्ति रजिस्टर्ड हैं और उन्होंने कितने दिन काम किए। तो टोटल, ये टोटल पूरे इंडिया का बता रहा है ना, इतने करोड़ पूरे इंडिया में लोग इतने दिन काम किए होंगे ना, मतलब ये हर लोग का अलग है, मतलब समझ में आ रहा है ना। तो ये पहले 312.37 करोड़ था 2023-24 में, ये गिर करके 239.67 करोड़ हो गया। मतलब कि नंबर ऑफ परसेंटेज हैव डिक्रीज, मतलब या तो नंबर ऑफ पर्सन्स रजिस्टर्ड डिक्रीज हुए हैं या उनको काम कम दिन मिला है, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और इसके बावजूद आपने लो बजटरी एलोकेशन किया इस बार, मतलब कि केवल 86,000 करोड़ का किया, जो कि स्टैगनेंट है, पिछले साल से 1 रुपये नहीं बढ़ाया आपने। तो दैट इज योर निगलेक्ट, क्योंकि ऑथर का ये कहना है कि इससे जो पैसा है डिले पेमेंट में और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऑलरेडी डिले चल रहा है, पेमेंट में और डिले बढ़ जाएगा और काम भी नहीं होगा। तो ऑथर का ये कहना है कि क्या रूरल एम्प्लॉयमेंट पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है क्या। तो अब आपको ये तो पता ही है ना कि मैंने पहले भी आपको मनरेगा के लिए 2-3 की टर्म्स बताए कि ये किसमें, एक तो अनस्किल्ड वर्क मिलता है, कैसा काम मिलता है, अनस्किल्ड वर्क मिलता है, और ये रूरल यूथ के लिए काम है, इट इज़ रूरल एडल्ट के लिए काम है। द वर्क इज फॉर रूरल एडल्ट अनस्किल्ड वर्क है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल।
आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। आफ्टर मणिपुर असम डिस्ट्रॉयज द पॉपी प्लांटेशन। तो पॉपी प्लांटेशन डिस्ट्रॉय करने में पहले मणिपुर था, अब असम आ गया है। ठीक है, तो अब पॉपी, तो आपको पता ना पॉपी क्या होता है, तो मैं नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा। पर इस न्यूज आर्टिकल में जो आपको कोई नहीं बताएगा वो मैं बताऊं, दो चीजें होती हैं, गोल्डन ट्रायंगल होता है, गोल्डन क्रिसेंट होता है। ये दो वर्ल्ड के मेजर ओपीएम प्रोडक्शन वाले रीजन है। तो गोल्डन क्रिसेंट तो सबसे ज्यादा बड़ा है। इसमें गोल्डन क्रिसेंट में 3 कंट्रीज हैं, ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। याद रखिएगा, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलिसिट ओपियम एंड हेरोइन, और इसने सरपास किया है गोल्डन ट्रायंगल को। गोल्डन ट्रायंगल आपका साउथ ईस्ट एशिया का है, थाईलैंड, म्यांमार और लाओस आते हैं, थाईलैंड, म्यांमार और लाओस। तो गोल्डन ट्रायंगल में थाईलैंड, म्यांमार और लाओस आ गया, और गोल्डन क्रिसेंट में अफगानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान आ गया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये आपको समझ में आ गया होगा, और मतलब इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको इसको नोट करके रखिएगा। है ना, पॉपी से ही आपके ओपियम सीड्स और ये सब मिलता है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। साइंस पेज में आए तो स्टडी फाइंड्स अ वे टू प्रिडिक्ट व्हेन क्रैक्स वुड डेवलप इन पेंट, क्ले, मिल्क एंड ब्लड। अब क्रैक कब डेवलप होंगे, एक पेंट में, क्ले में, मिल्क में और ब्लड में। अब इसमें क्या रिलेशन है कि इन चारों को ही लिया गया। तो क्ले, मिल्क, ब्लड और पेंट जो होते हैं दे आर कोलॉइड्स, है ना, कोलॉइडल सोल्यूशन। जैसे पहले एक सोल्यूशन होता है ना, एक सोल्यूशन होता है, फिर एक कोलाइड होता है, एक सस्पेंशन भी होता है। तो कोलॉइड की कैटेगरी में आता है, चाहे आपका ब्लड हो, चाहे पेंट हो, चाहे मिल्क हो, चाहे क्ले हो, दे आर कोलॉइड्स। एंड रिसर्चर्स ने भी फाइंड किया है टेक्निक कि किस तरीके से कोलॉइडल क्रैक्स डेवलप जब होते हैं तो उसके बारे में पता लगाया जा सके। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे बहुत सारे आपके वो हो सकते हैं, क्योंकि ब्लड के क्या पैरामीटर्स हैं, बहुत सारी डिसीजेज में काम आएगा कि ब्लड आपका कब क्रैक करेगा, किस टेम्परेचर, प्रेशर पे, बहुत सारी चीज़। आप दूसरा चीज़ आप इसमें फूड के उसके बारे में पता लगा, खाना कब आपका सड़ गया है, खाना खाने लायक है कि नहीं है, ये भी आप पता लगा सकते हैं। तो हाउ इज इट डिटरमाइंड, तो यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन ने कहा है कि इसकी कोलॉइडल सैंपल की थिकनेस, इनिशियल थिकनेस और इलास्टिसिटी का यूज करके वो पता लगाएंगे, है ना। तो जो रिसर्चर्स हैं दे आर यूजिंग द टेक्निक ऑफ इनिशियल थिकनेस एंड कोलॉइडल इलास्टिसिटी इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कि क्रैक्स कब आएंगे, ठीक है ना, एडहेसिवनेस कब ब्रेक होगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगला देखो टॉपिक है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर प्लांट्स में एक नई कैटेगरी जो है आ रही है, वो स्मॉल न्यूक्लियर प्लांट्स, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, दे आर डिजाइंड टू बी स्मॉलर, मोर फ्लेक्सिबल, easier to build than traditional nuclear setup। तो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर सेटअप जैसा नहीं होता ये स्मॉलर होते हैं, फ्लेक्सिबल ज़्यादा रहते हैं, ईजियर टू बिल्ड होते हैं। एंड दे प्रोड्यूस लेस देन 300 मेगावाट ऑफ पावर। 300 मेगावाट से कम की पावर डेवलप करने के लिए होते हैं, है ना। एंड साइंटिस्ट तो बिल्कुल और कम और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाना चाहते हैं, 1 से 20 मेगावाट तक का, है ना, बिल्कुल डिसेंट्रलाइज तरीके से कि आप कहीं पे भी घरों में लगा लो, है ना। द लार्जर कन्वेंशनल न्यूक्लियर फैसिलिटीज द मोर कमर्शियली वायबल इट विल बी। जितना बड़ा फैसिलिटी होगा उतना ज़्यादा कमर्शियली वायबल होगा। लेकिन एसएमआर जो है उसका मेन एम क्या है कि चीपर है एंड सेफगार्ड्स भी कम है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छा है, एसएमआर्स में भी डाउन साइड है, बिकॉज दे आर एक्सपेरिमेंटल होते हैं, कंसीडरेबल कैपिटल अमाउंट लगता है उसमें, विदाउट गारंटी दैट दे विल बी प्रॉफिटेबल। गारंटी तो होती नहीं कि प्रॉफिटेबल है, क्योंकि बड़े वाले तो हमने देखे हैं कमर्शियली वायबल है, बट छोटे वाले तो नहीं देखे हैं, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और ऑथर ने कहा है कि इसको रिफ्यूलिंग ज़्यादा बार लगेगी, जो कि डिजायरेबल नहीं है इतने छोटे सेटअप पे। अब आज एडिटोरियल सेक्शन अगर आप देखो तो ये एडिटोरियल दिख रहा है, बियॉन्ड टैक्स कट्स क्लोजर रीड ऑफ द यूनियन बजट, मैंने टिक भी किया है। दूसरा, अब बजट दैट इज फॉरवर्ड लुकिंग एंड ग्रोथ ओरिएंटेड, ये भी मैंने टिक किया है। और एक क्रिटिकल एनालिसिस है, बजट दैट ओवरलुक्स जॉबलेसनेस, ये क्रिटिकली एनालाइज किया है। तो तीनों मैंने टिक किए हैं और तीनों ही मैं आपको बताऊंगा। इसकी समरी मेरे पास है, आई हैव रिटन इट डाउन, लेट मी ओपन इट। नहीं, मुझे नहीं पसंद आ रहा है आपका ऐप, क्योंकि ये वीडियो के बीच में ऐसा नाटक करता है, ठीक है। हाँ, तो क्लेम्स इन इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या बातें कही गई हैं इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के उसमें। तो पॉजिटिव नैरेटिव है इंडियन एग्रीकल्चर का। इसके अलावा कुछ क्लेम्स ऐसे भी हैं जो एग्जेजरेटेड क्लेम्स भी हैं, ऑथर ने ये बताया है ना। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इस बार के बजट में क्या मेंशन है। लेट मी ओपन द, हाँ, बजट जो है वो कह रहा है कि द बजट वॉज प्रेजेंटेड अगेंस्ट, बहुत सारे चैलेंजेस थे तब बजट पेश किया गया। कौन कौन से चैलेंजेस थे? हाई टैक्सेस थे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा था, वीक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था, एक्सटर्नल वर्नरेबिलिटीज थी। क्या क्या थी? हाई टैक्सेस था, अनएम्प्लॉयमेंट था, वीक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था, एक्सटर्नल वर्नरेबिलिटीज थी।
इसके बाद बजट में मेन जो थीम थी वो थी विकसित भारत 2047, विकसित भारत करना है 2047 तक। और कौन कौन से एरियाज में फोकस करना है? एग्रीकल्चर पे, मैन्युफैक्चरिंग में, एमएसएमईज में, सोशल वेलफेयर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले ऑथर ने कहा कि टारगेट रखा गया है जो फिजिकल कंसोलिडेशन का, वो हम देख लेते हैं। फिजिकल डेफिसिट 4.4% ऑफ जीडीपी बाय 26 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इसके अलावा ग्रोथ का इन्होंने रखा है टैक्स रेवेन्यू में 11.2%, 14.4% इंक्रीज इन इनकम टैक्स रेवेन्यूज, ऐसा एजम्पशन है। ठीक है, कंसर्न्स ऑथर ने कहा है कि भैया बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। ठीक है, ऑथर ने कहा है कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, इतना ज़्यादा ग्रोथ होगा नहीं। एसेट मोनेटाइजेशन प्लान जो आपने 2025 से 30 बनाया है वो भी अनसर्टेन है। एसेट मोनेटाइजेशन मैंने कल आपको बताया था, जैसे सरकारी जो ज़मीन होती है, सरकारी जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप ऐसा है जो कि बहुत दिनों से आइडल पड़ा हुआ है, यूज़ नहीं आ रहा, तो आपने उसको प्राइवेट किसी फर्म को दे दिया कि आप इसको यूज़ करो, हमको पैसा दे देना, किराया दे देना, तो वो एसेट मोनेटाइजेशन में आता है। ठीक है ना। एंड ऑथर ने ये भी कहा कि मार्केट बोरोइंग भी आपकी ज़्यादा है, तो हो सकता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इतना ना आए। ठीक है, अब पर्सनल इनकम टैक्स की बात की जाए तो टैक्स एग्जेम्पशन 12 लाख तक के दे दिए गए नई रिजीम में, और सैलरी जो एम्प्लॉयड है वो 12.75 है ना। तो अब इससे एक बेनिफिट क्या होगा कि ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम आपके पास रहेगी। डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो खर्चा करने वाली इनकम है वो ज़्यादा आ जाएगी आपके पास। ठीक है, हालांकि इससे 1 लाख करोड़ के आसपास का रेवेन्यू लॉस जरूर होगा गवर्नमेंट को, बट वो अलग बात है। हाउस होल्ड सेविंग घट रही थी, तो उसको दूर करने के लिए एक अच्छी चीज़ है जो की गई है। इसके अलावा इंडिया एम्स टू बी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, इसके लिए हमने पीएलआई स्कीम्स में जो चूँकि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसमें काफ़ी सक्सेस हमको मिली। बजट में भी हमने कहा कि हम नई क्रेडिट देंगे एमएसएमईज की हमने क्लासिफिकेशन भी चेंज किया है। कल का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, 2.5 टाइम्स और 2 टाइम्स हो गया है, तो देख लीजिएगा एक बार। और देखो मैंने लिखा था इन्वेस्टमेंट में 2.5 इंक्रीज हो गया है, और जो टर्नओवर उसमें डबल कर दिया गया है, तो अब आपकी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का भी क्लासिफिकेशन चेंज हो गया। हालांकि ऑथर ने कहा कुछ गैप्स हैं, जैसे कि रेगुलेटरी इनएफिशिएंसीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स हैं, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम अभी केवल 0.64% ही जीडीपी का लगा रहे हैं, तो वो भी कॉम्पिटिटिवनेस को घटा रहा है। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म्स में ऑथर ने कहा कि कृषि धन धान्य, प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना है, नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स है, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपने, लोन लिमिट आपने 5 लाख तक बढ़ा दी है, 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स में आप फोकस कर रहे हो। लेकिन कुछ कंसर्न्स भी ऑथर ने कहा है कि भैया जो शॉर्ट टर्म लोन फोकस आप कर रहे हो तो उससे फार्मर डेट और बढ़ जाएगा। ठीक है ना, और कोई कंक्रीट मेजर्स आपने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए नहीं लिए, तो ये कंसर्न्स भी डिस्कस किए हैं ऑथर ने इस आर्टिकल में। ठीक है, एक्सटर्नल ट्रेड के लिए जैसा मैंने कल भी आपको बताया था कि सर्विस सेक्टर हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। भारत ट्रेड नेट बनाने की बात की जा रही है, जो कि डिजिटल एक वो प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया जाएगा ट्रेडिंग के रिलेटेड, ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए। देन एक्सपोर्ट क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा एमएसएमईज को। ऑथर ने लेकिन कहा है कंसर्न सभी भी है, रुपये का डिप्रिशिएशन होना, फॉरेक्स रिजर्व आपका कम है, ट्रेड डेफिसिट आपका बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, तो ऑल दीज थिंग्स आर द इशूज विच आर देयर। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन क्लीन एनर्जी के लिए इंसेंटिव्स आपने लिए हैं फॉर लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग करने के लिए, ड्यू एग्जम्पशंस ऑन क्रिटिकल मिनरल एंड सपोर्ट फॉर डोमेस्टिक सोलार एंड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन वहीं पे ऑथर ने कहा है कि भैया आप अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर आपके पास है नहीं, एनर्जी स्टोरेज का आपके पास तरीका है नहीं, फैब्रिकेशन आप ये आपका सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन आप कर नहीं पाते हो। ठीक है, तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। ऑथर ने वही कहा कि देखो आपके मेजर्स अच्छे हैं, लेकिन आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा ग्रोथ और स्टेबिलिटी में। अब जो दूसरा एडिटोरियल था वो क्या बोलता है, वो बिल्कुल पॉजिटिव है। वो कह रहा है कि भाई बजट जो है उसने काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इकोनॉमिक एक्सपेंशन की कोशिश की है, फिजिकल डिसिप्लिन की कोशिश की, और सेक्टोरल ग्रोथ की भी कोशिश की है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस है, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस है, जॉब क्रिएशन पे फोकस है। ठीक है, दूसरा ऑथर ने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि पर्सनल इनकम टैक्स जो कट किया गया है, यानी कि एग्जाम्पशन लिमिट जो 12 लाख कर दी गई है 7 लाख से बढ़ा करके, और 12.75 लाख कर दी गई है फॉर सैलरीड इंडिविजुअल, तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट मतलब कि हायर डिस्पोजेबल इनकम उनके पास रहेगी, हायर डिस्पोजेबल इनकम से कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो बिजनेस का ग्रोथ होगा, और बिजनेस का ग्रोथ होगा तो टैक्स रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक ये मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात की गई है। और ऑथर ने वही कहा कि जो रियल स्टेट, रिटेल और ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो बढ़ने की संभावना है।
एंड ऑथर ने ये भी कहा कि 11.2 लाख करोड़ एलोकेट किए गए हैं, 10% इंक्रीज किया गया कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो करेगा ही करेगा, जॉब क्रिएशन भी करेगा, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक बैकबोन भी बनाएगा। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन और मेक इन इंडिया जो है इसका एम ऑब्वियस सी बात है फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा कि मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बन सकता है अगर इस तरीके के जैसे बजट में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनको अगर हम लागू कर पाएँ। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे उड़ान को 120 नई डेस्टिनेशन दे दी गई हैं, तो दैट इज अगेन अ गुड। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड लॉन्च किया गया टू बूस्ट द ब्लू इकोनॉमी, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड लॉन्च किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो है जो कि 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स में काम करेंगे, दैट इज अगेन अ गुड थिंग, जिसका फोकस एग्रीकल्चरल ग्रोथ के ऊपर भी है ना। और अगर आपकी रूरल परचेजिंग पावर बढ़ जाती है तो वो भी आपके कंज्यूमर गुड्स को इंक्रीज करेगी, वो भी सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करेगी, वो भी डिमांड बढ़ाएगी। ठीक है। फिजिकल डेफिसिट में भी रिडक्शन करना है, 4.8 से घटा करके 4.4% करना है, जो कि ऑब्वियसली बात है स्टेबलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 जो लाया जा रहा है, जन विश्वास बिल 2.0 लाया जा रहा है, वहाँ से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस को हम इंक्रीज करना चाहते हैं, जिसमें हम सेस का रेशनलाइजेशन करेंगे। हमने टैरिफ अभी कम करते, कस्टम ड्यूटी बहुत घटा दी है हमने, है ना, पहले 150% हुआ करती थी, बिल्कुल घटा करके 70-75% पे ला दिया हमने। तो ग्रोथ ओरिएंटेड है बजट और फॉरवर्ड लुकिंग है, ऑथर ने वही कहा है इस बजट में। अब जो क्रिटिकल एनालिसिस तीसरा वाला एडिटोरियल था, तो ऑथर ने कहा कि इस बार के एडिटोरियल में, इस बार के बजट में एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट फोकस बहुत कम है। कैसे? ऑथर ने सबसे पहले मनरेगा का इशू उठाया कि मनरेगा का बजट नहीं बढ़ा है, तो रूरल एम्प्लॉयमेंट पे बिल्कुल आप ध्यान नहीं दे रहे, इसका मतलब है रूरल एम्प्लॉयमेंट में आपने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है। दूसरा, आपने जो प्राइम मिनिस्टर का पैकेज था जुलाई 2024 का, उसमें उन्होंने 4.1 करोड़ के नए जॉब्स बोले थे कि हम क्रिएट करेंगे, बट बजट में कहीं ऐसा मेंशन नहीं है, कोई नंबर मेंशन नहीं है, तो मतलब कि स्पेसिफिक आप टारगेट नहीं बना रहे हो ग्रोथ को, एक एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ को। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है 15 से 29 में काफ़ी बढ़ चुका है, 10.2% हो चुका है 23-24 में। ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट 13% के आसपास हो चुका है, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हो? देन फीमेल्स का पार्टिसिपेशन अभी भी बहुत कम है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज वेरी लेस, है ना, तो उसको भी इंक्रीज करने के लिए अलग से कोई मेजर नहीं बताया गया है। ठीक है। ऑथर ने वही कहा कि इट्स अ डिफ्लेशनरी बजट विद मेजर स्पेंडिंग कट्स। जो स्पेंडिंग कट हुई है, जैसे कि एक तो एक्सपेंडिचर कट आपने कर दिया है, मनरेगा में आपने कर दिया है, रूरल अर्बन हेल्थ में आपने कम किया है, एजुकेशन में आपने एलोकेशन बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। और बहुत सारी स्कीम्स है जैसे कि मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, जो कि हिट होंगी बिकॉज ऑफ दीज। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपने ध्यान नहीं दिया है, तो वही मिस्ड अपॉर्चुनिटी है फॉर रूरल ग्रोथ एंड वेज हाइक। तो ना वेज हाइक होगा ना रूरल ग्रोथ होगी। सो दैट वाज मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आई होप आपको अलग अलग तरीके से कंटेक्स्ट से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं, अगर हैं तो ठीक, नहीं है तो ठीक। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे ज़रूर है, विमेन टीम से। अंडर 19 की जो हमारी विमेन टीम है उसने ICC जो T20 वर्ल्ड कप है वो जीत लिया है। ठीक है ना, T20 वर्ल्ड कप ICC का अंडर 19 हमने जीत लिया इंडियन टीम में। कॉन्ग्रेचुलेशन टू दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।